गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। बच्चों हम कृषि पद्धतियाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम कुछ पद्धतियाँ पढ़ चुके हैं, जैसे भूमि का चयन, है ना। हम क्या करते हैं बच्चों, फसल तैयार करने के लिए, है ना, किसी भी एक बीज ले लीजिए आप, या तो धान का या गेहूं का या चने का, है ना। जब हमें फसल उगाना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भूमि का चयन करना होता है। तो ये कृषि पद्धतियाँ के अंतर्गत ही आती हैं बच्चों। किस कृषि पद्धतियों के अंतर्गत क्या क्या पद्धतियाँ, कौन कौन सी पद्धतियाँ आती हैं, है ना, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, भूमि का चयन, भूमि अथवा मिट्टी की तैयारी, यानी कि हमें भूमि की मिट्टी होती है उनकी तैयारी करनी होती है, जुताई करनी होती है। उसके बाद में जुताई के बाद क्या होता है, ढेले ऊपर आ जाते हैं, है ना। आप लोग ढेले समझते हैं, हम पढ़ चुके हैं। जो ढेले होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, फिर उसके बाद में हम उस मिट्टी को क्या किया जाता है, पटला के द्वारा उसे सपाट किया जाता है ना। ढेले को जैसे फोड़ दिया जाता है, समतल बना दिया जाता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है बच्चों, बीजों का चयन करना होता है। बीजों का चयन के बाद हमें बीजोपचार करने होते हैं। इसके बाद हम संकरित बीज के बारे में पढ़े बच्चों, जो कि बहुत ही उन्नतशील होते हैं संकरित बीज, है ना। विभिन्न गुण वाले, भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं बच्चों। जो बीज होते हैं उनको निषेचन कराकर वांछित गुण वाले बीज प्राप्त किए जाते हैं, और यही विधि संकरण कहलाती है। और ये संकरित बीज कहलाती हैं बच्चों। ये संकरित बीज बहुत ही उन्नतशील होती हैं। हम ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों। आज हमें पढ़ना है 13.3.4 बीजों की बुआई। ये भी कृषि पद्धतियाँ के अंतर्गत आती है बच्चों। जब हम बीजों का उपचार कर लेते हैं, है ना, तब हम क्या करते हैं, बीजों का चयन करके, बीजों उपचार करके हम बीजों की बुआई करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हम बीजों की बुआई, बीजों को खेत में अंकुरण हेतु डालने की क्रिया को बुआई कहते हैं। बच्चों हमें क्या करना होता है, बीजों को जब वो जर्मिनेट होते हैं तभी वो पौधे बनते हैं, है ना, यानी कि अंकुरित होते हैं। तो यहाँ पर अंकुरण के लिए हमें बीजों को पहले कहाँ डाला जाता है, खेतों में। तो खेतों में अंकुरण हेतु डालने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है बच्चों, बुआई कहते हैं, है ना। बुआई के इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि बीजों को अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी, वायु एवं प्रकाश मिलता रहे, तथा बीजों के बीच पर्याप्त अंतर रहे। बीजों की बुआई की निम्नलिखित विधियां हैं। तो बच्चों यहाँ पर बुआई की भी कुछ विधियां हैं, है ना, क्योंकि जब बुआई की जाती है बीजों की, तो ये भी कई विधि से की जाती है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं फर्स्ट विधि, छरहटा या प्रसारण विधि। बच्चों यहाँ पर आप सभी समझ रहे हैं, अंकुरण करना, जैसे हम कितने बार हम पढ़ चुके हैं, है ना, कई बार हम पढ़ चुके हैं कि अंकुरण के लिए जैसे चने का बीज लेते हैं, मटर का बीज लेते हैं, है ना, तो हमें क्या करना होता है, पहले उसे अंकुरित करना होता है। तब हम देखते हैं कि उनकी जो जड़ें हैं वो प्रकाश की ओर कैसे जाती है, जो तना होता है वो प्रकाश की ओर जाती है, जो जड़ें होते हैं वो प्रकाश के विपरीत दिशा में जाती है ना, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि बीजों की बुआई के फलस्वरूप, यानी कि उससे पहले हम क्या करते हैं, बीजों को अंकुरित के लिए खेतों में डालते हैं, ठीक है। और इस बात का ध्यान भी हम रखते हैं कि बीजों का अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी चाहिए। नमी मतलब कि उनमें जो पानी की मात्रा है वो रहे, है ना, कुछ मात्रा में मिट्टी में पानी रहे, यानी कि नमी बना रहे। वायु भी चाहिए होती है, इसलिए हम मिट्टी की जुताई करते हैं ताकि मिट्टी फुलकार बना रहे, है ना, ताकि उसमें वायु मिलता रहे, प्रकाश मिलता रहे। इस प्रकार से हम बीजों के बीच और पर्याप्त अंतर भी देखते हैं। ऐसा हमें बीज बोना चाहिए कि जो अंतर बीच में जो स्पेस होता है, दो बीज के बीच में स्पेस होना चाहिए, कुछ अंतर होना चाहिए। इस प्रकार से हम बीजों की बुआई करते हैं बच्चों। और बीजों की कुछ विधियां देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहले छरहटा या प्रसारण विधि।
इस विधि में हाथों से पूरे खेत में बीज छिड़क दिए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे बच्चों की बीज बुआई की छरहटा विधि किस प्रकार से की जा रही है ना। इस विधि में हाथों से, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हाथों से किस प्रकार से खेत में बीज छिड़क दिए जाते हैं तथा इसके बाद खेत की जुताई की जाती है ना। जब इसे पूरे हाथों से छिड़क दिए जाते हैं बीज को, इसके बाद में क्या की जाती है, जुताई की जाती है, जिससे बीज मिट्टी में दब जाते हैं। चित्र 13.2 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से छींट दिए जाते हैं पूरे खेतों में बीजों को। उसके बाद में जुताई की जाती है ताकि जो बीज है बच्चों वो मिट्टी के द्वारा दब जाए, है ना, मिट्टी से दब जाए। इस विधि द्वारा कम समय में बड़े क्षेत्र की बुआई की जा सकती है। तो बच्चों इस विधि के द्वारा क्या होता है, कम समय लगता है ना, टाइम बहुत कम लगता है और बड़े से बड़े क्षेत्र वाले जो भूमि होते हैं तो बड़े क्षेत्रों की बुआई की जा सकती है। अधिकांश धान्य फसलों की बुआई छरहटा विधि द्वारा की जाती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, जो धान्य यानी कि धान फसलों की बुआई किस प्रकार से की जाती है, इसी विधि द्वारा की जाती है बच्चों, छरहटा विधि के द्वारा, है ना। पता लगाएं क्या चना, मटर अथवा टमाटर या सब्जियों के बीज को भी इस विधि द्वारा बोया जाता है। तो बच्चों इसका हमें पता लगाना है, क्या इसी विधि के द्वारा चना, मटर और टमाटर या फिर और भी जो सब्जियों के बीज होते हैं क्या इसी विधि द्वारा बोया जाता है। तो आप सभी इसे बताएंगे। जो चना होता है, मटर होता है, टमाटर होता है, सब्जियां होती हैं, क्या इनके बीजों को भी इस विधि द्वारा बोया जाता है बच्चों। तो आप लोग का ये होमवर्क है, ठीक है। आप लोग ये होमवर्क में नोट कर लेंगे, जो चना है, मटर है, टमाटर है ना, सब्जियों के बीज हैं, क्या छरहटा विधि द्वारा बोई जाती है या नहीं। इनका आंसर आप लोग होमवर्क में देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड में बीज बेधन विधि, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों, इस विधि से बीज बोने के लिए बीज बेधक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक यंत्र का उपयोग किया जाता है बच्चों, है ना। इस यंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, बीज को बोने के लिए बेधक यंत्र यानी कि बेध कर किया जाता है। किसी सरल बीज बेधक में एक लंबी नली होती है जिसके ऊपरी सिरे पर कीप या चोंगा लगा होता है। आप जानते हैं कीप कैसा होता है या फिर चोंगा, आप सुने होंगे। जैसे साउंड बॉक्स के लिए चोंगा बहुत दूर दूर लगा होता है बच्चों, है ना। या फिर आप जो केरोसिन होता है, मिट्टी का तेल जिसे आप कहते हैं, है ना, तो उसे एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जब हमें उस डिब्बे में हमें ट्रांसफ़र करना होता है उस केरोसिन को, तो कीप की सहायता से करते हैं। तो आप सभी को पता है कीप के बारे में कैसा होता है। इसे हल के पीछे बांध दिया जाता है, बीजों को कीप में डाला जाता है। नली से होते हुए बीज खेत में हल से बनी दरारों में गिरते जाते हैं। जो हल से बनी होती हैं दरारें बच्चों उसमें क्या होते हैं, ये नली के द्वारा बीज खेतों में गिरते हैं। 13.3 का क नंबर में हम देखेंगे बच्चों, सरल बीज बेधक किस प्रकार से दिखाई देता है। इस तरह बीज एक कतार में समान गहराई में दबते जाते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चों, सरल बीज बेधक, है ना। ये इस प्रकार से कीप होता है ना, यही जो चोंगा या फिर आप कीप कह सकते हैं। इस प्रकार से सरल यंत्र में जो हल होता है बच्चों इसमें लगी हुई है। यहाँ पर जब इस नली में हम बीज को डालते हैं तो ये जो कतार जो बनती जाती है उसी में ये बीज गिरते जाते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, मिट्टी में दबते जाते हैं। उन्नत किस्म के बीज बेधक में 5-6 नलियों के लिए एक ही कीप लगी होती है ना। नलियाँ तो 5-6 होती हैं पर कीप एक ही लगी होती है। जैसे यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, इनमें 5 से 6 लगे हुए हैं, 5 नलियाँ लगी हुई हैं बच्चों, पर कीप क्या है, एक ही है ना। कीप या फिर चोंगा आप कह सकते हैं। ये हमारा नली है और ये हमारा फाली है, ठीक है। इसको फाली कहते हैं, जो कि क्या करता है, मिट्टी को दरार के रूप में बनाता जाता है और इसमें बीज गिरते जाते हैं,
ठीक है। इस यंत्र द्वारा एक साथ 5 से 6 कतारों में बीजों की बोआई हो जाती है। उन्नत बीज बेधक यंत्र को ट्रैक्टर की सहायता से भी चलाया जाता है। तो बच्चों, जो उन्नत बीज बेधक होते हैं, यंत्र होते हैं, है ना, तो बेधक यंत्र को ट्रैक्टर की सहायता से भी, इसे मान लो क्या किया जाता है, ट्रैक्टर की सहायता लिया जाता है और ट्रैक्टर की सहायता से भी इसे इस प्रकार से बुआई की जा सकती है बीजों की, है ना। अब हम देखते हैं बच्चों क्रियाकलाप 2, जिसमें हम आवश्यक सामग्री लेंगे। 4 समान आकार के बीकर लेंगे, है ना, और गेहूं के दाने लेंगे एवं पानी लेंगे। ये आवश्यक सामग्री में हमें इतनी चीज़ें लेने हैं। 4 क्या लेना है बच्चों, समान आकार का बीकर लेना है। अब बीकर के बारे में जानते हैं, ठीक है। गेहूं के दाने लेने हैं और पानी। देखो, चारों बीकर को क्रमशः A, B, C एवं D में नामांकित कीजिए, ठीक है। हम चारों जो बीकर हैं उनका नाम हम दे देते हैं। एक बीकर का नाम हम A दे देते हैं, दूसरे बीकर का नाम हम B दे देते हैं, तीसरे बीकर का नाम हम C दे देते हैं और जो चौथा बीकर है बच्चों उसको हम D नाम दे देते हैं, ठीक है। नामांकित कर दिए। प्रत्येक बीकर में गेहूं के 10-10 स्वस्थ दाने डालिए। तो हमें क्या करना है बच्चों, प्रत्येक बीकर में हमें 10-10 गेहूं के दाने डालने हैं और बीकर A, B और C को लगभग 3 सेंटीमीटर और D को 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक मिट्टी से भर दीजिए। तो हमें A, B, C को लगभग कितने सेंटीमीटर की ऊंचाई तक मिट्टी भरना है, 3 सेंटीमीटर, है ना, और D को 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक मिट्टी से भर देना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, A में हम बीकर को पानी से पूरी तरह भर देंगे, है ना, भर दीजिए तथा इसके स्तर को स्थिर रखिए। B में देखिए बीकर को सूखा रहने दें। तो यहाँ पर हम A में क्या किए हैं बच्चों, पानी से पूरी तरह हम भर दिए हैं बीकर को, ठीक है, और उसके जो स्तर है उसको स्थिर रहने देते हैं। और सेकंड जो B नंबर वाले बीकर हैं बच्चों, इसको हम पूरा सूखा रहने देते हैं। C और D, बीकर में इतना पानी डालिए कि मिट्टी गीली रहे एवं उसमें नमी बने रहे। सिर्फ इतना पानी डालना है कि मिट्टी सिर्फ गीली रहे बच्चों, है ना, उनमें जो नमी है वो बनी रहे, ठीक है। कुछ दिनों तक चारों बीकर का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से उत्तर देने हैं बच्चों प्रश्न के, देखिए यहाँ पर, किस बीकर में अंकुरण अधिक हुआ है? क्या बीकर A, B एवं D में बीज अंकुरित हुए हैं? यदि नहीं तो क्यों, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जो B है, बीकर को सूखा रहने दें, तो हम इसमें पानी नहीं डाले हैं, सूखा रहने दिए हैं। तो सूखा रहने की वजह से जब पानी नहीं मिलती है ना, हम क्या डाले हैं बच्चों, गेहूं के दाने, ठीक है। तो गेहूं के दाने यदि पानी नहीं पाता है तो वो क्या फूलेगा, क्या अंकुरित होगा, नहीं होता है। तो B अंकुरित नहीं होता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखिए, हम D में बीज अंकुरित हुए या नहीं हुए, तो D में क्या होता है, D में अधिक ऊंचाइयों की वजह से जो मिट्टी की ऊंचाई है, स्तर है, वो बहुत अधिक है, 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, ठीक है। तो हम उतने ऊंचाई तक जब हम मिट्टी भर दिए हैं तो वो भी अंकुरित नहीं हो पाती है, ठीक है। और A में क्या है, पूरी तरह से पानी भरी हुई है, स्तर जो है पानी से भरा हुआ है, एकदम फुल, है ना, इस वजह से अंकुरित नहीं हो पाता है। उन परिस्थितियों को लिखिए जिनमें अंकुरण अच्छा होता है। तो यहाँ पर अंकुरण कहाँ पर अच्छा होगा बच्चों, देखिए, है ना, C में। क्यों होगा C में? तो बच्चों यहाँ पर C में इसलिए होगा क्योंकि C में समान ऊंचाई कितनी थी, लगभग 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। और यहाँ पर नमी जो है, पानी की नमी बनी हुई है ना, मिट्टी जो है उसमें नमी बनी हुई है, क्योंकि जो पानी की मात्रा होती है, जितनी चाहिए होती है अंकुरित होने के लिए, उतनी पानी होती है उस बीकर में हम डाले थे, है ना। तो हमें उतना ही पानी डालना होता है जितना कि वो चना क्या हो, नमी पाए और वो अंकुरित हो, ठीक।
ठीक है। और जो मिट्टी की जो लेवल है, स्तर है, वो भी हम सही मात्रा में डाले थे बीकर में, 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई रखे थे, है ना। इसलिए जो सी होती है बच्चों, उसमें अंकुरण अच्छा होता है, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में पानी हो तो भी वो अच्छे से अंकुरित नहीं होगा, बहुत जो कम यदि पानी ना भी नहीं होता है तो भी अंकुरित नहीं होगा, और मिट्टी अधिक मात्रा में ऊपर तक रहेगी तो वो अंकुरित नहीं हो पाता है। पर जो हमारा सी होता है, सी में मिट्टी गीली रहती है, जिसमें कि नमी बनी होती है, और अच्छे से क्या होता है, अंकुरण हो जाता है। जो गेहूं है वो अंकुरित हो जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम देखेंगे 3 में रोपण विधि। बच्चों एक चीज़ और है कि यहाँ पर यदि मिट्टी की जो ऊंचाई होती है 6 सेंटीमीटर भी होती है, तो भी क्या होता है, जो डी में हम देखेंगे, यदि करके देखेंगे प्रैक्टिकल, तो मुझे लगता है बच्चों कि डी में आप लोग करके देखिएगा घर में, है ना, घर पे आप रहकर कर सकते हैं कि यदि हम बीकर डी में 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई में मिट्टी रखते हैं और मिट्टी को नमी देते हैं, ठीक है, इतना पानी डालते हैं कि सिर्फ मिट्टी गीली रहे, तो मुझे लगता है ये डी में भी अंकुरित होगा, ठीक है। यानी कि सी और डी दोनों अंकुरित होंगे बच्चों। तो आप ये प्रैक्टिकल आप लोग घर में करके देखिए, बहुत ही इजी है, घर में आसानी से हो सकती है। आपके पास यदि बीकर नहीं है तो कोई भी कांच के, आप कांच का जो बॉटल होता है वो भी ले सकते हैं, है ना, जिसके जो भाग, ऊपरी भाग होता है, मुंह वाला भाग होता है ना, डिब्बे के ऊपर के, वो खुला होना चाहिए। आप कांच के नहीं ले सकते तो आप प्लास्टिक के डिब्बे ले सकते हैं। उसमें आप इतने 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे मिट्टी डालिए, और एक बीकर में यानी कि एक बॉटल में आप 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे मिट्टी डालिए, और गेहूँ आप उसमें डालेंगे पानी। पानी को आप डाल कर देखें, है ना, कि सी और डी में आप इस प्रकार से पानी डालेंगे कि वो कैसा होगा, सिर्फ मिट्टी ही गीली होगी, ठीक है, यानी कि मिट्टी में नमी बनी रहेगी, बस इतना पानी डालना है। और ए और बी में, ठीक है, ए और बी में आप ए में बहुत सारा पानी डालना है, यानी कि पूरी तरह से भर देना है, ठीक है, और बी में पानी ही नहीं डालना है। फिर हमें देखना है कि किस मिट्टी में अंकुरण होता है और किस में अंकुरण नहीं होता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि हम देखते हैं कि हम जब चना रहता है, हम कुछ दिनों तक भिगोते हैं, एक दिन मान लो तो हम भिगो दिए चने को, और दूसरे दिन हम निकाल कर किसी कपड़े में रख देते हैं, और कपड़े में सिर्फ हम पानी का छिड़काव करते हैं, यानी कि जो नमी है वो बने रहे, जो चना है वो ना सूखे, है ना, चना सूखे ना, उनमें नमी बनी रहे। तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद 1-2 दिन में उसमें क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, वो चना अंकुरित हो जाता है। तो ये चीज़ क्या, किस कारण से होता है, नमी के कारण। यदि वो पानी में फूला ही रहेगा, पानी में दिन भर रहेगा, तो वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, और सूखा रहेगा तो भी नहीं हो पाएगा। यानी कि हम जहाँ तक देखते हैं बच्चों, सी और डी में अंकुरित होगा, जो बीज है वो अंकुरित हमें दिखाई देंगे, है ना। सी में तो अच्छे से दिखाई देंगे, आप लोग देख सकते हैं, जल्दी से वो अंकुरित हो जाएगा। डी में क्या होता है, मिट्टी की ऊंचाई के कारण शायद कुछ परेशानी हो सकती है, पर हम इसे करके देखेंगे होती है या नहीं होती है, क्योंकि जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ के दाने, उनको नमी की आवश्यकता है सिर्फ अंकुरित होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इसे घर में आप करके देखिए, और आप लोग बता सकते हैं होमवर्क में कि हाँ अंकुरण हुआ नहीं हुआ। आप 2 दिन 3 दिन बाद भी बता सकते हैं, मगर ये प्रैक्टिकल को आप लोग प्रोसेस में रखिए, आप लोग कीजिए, ठीक है। 2 दिन 3 दिन बाद अवलोकन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। थर्ड में हम देखते हैं बच्चों रोपण विधि, है ना। रोपण विधि के बारे में आप सुने होंगे, रोपना, एक रोपना करके शब्द आता है बच्चों, है ना, ये काफ़ी बच्चे सुने होंगे, जानते होंगे। तो एक विधि है बच्चों, रोपण विधि, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, कुछ फसलों जैसे प्याज, मिर्च, टमाटर, गोभी, भटा, भटा यानी कि जो बैगन होता है बच्चों, उसे कहा जाता है भटा, है ना, आदि के बीज खेत अथवा जमीन में सीधे नहीं बोए जाते
है ना। जैसे कि हम धान या गेहूं को सीधे बोया जाता है, इस प्रकार से उस प्रकार से हम जैसे ये प्याज मिर्च हो गए टमाटर हो गए, इन्हें नहीं बोया जाता है। ठीक है, इन्हें क्या किया जाता है, पहले उनके बीजों को पहले रोपणी अथवा नर्सरी में छोटी छोटी क्यारियों में उगाया जाता है। जब इनसे छोटे छोटे पौधे, जिसे थरहा कहा जाता है बच्चों, तैयार हो जाते हैं, तब स्वस्थ पौधों को छांट कर खेत में उचित दूरी पर लगा देते हैं। चित्र 13.4 इस विधि को रोपण कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, डायरेक्टली जैसे बीज को पूरे जो खेत होते हैं उनमें बो दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जैसे गेहूं को बो दिया गया या फिर धान को बोया गया, उस प्रकार से हम इसे नहीं बोते हैं। जैसे प्याज को पहले क्या किया जाता है, छोटे छोटे कियारी बनाया जाता है और इन्हें बोया जाता है। ठीक है, उसके बाद में छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनमें से जो अच्छा पौधा होता है बच्चों, उनको निकाल लिया जाता है। ठीक है, और उनको निकालने के बाद में उन्हें अच्छे से बोते हैं, उसको रोपा जाता है, जिसे कहते हैं छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उन्हें रोपा जाता है। स्वस्थ पौधों को रोपा जाता है, जिसे रोपणी विधि कहते हैं, है ना। और इन्हें उचित दूरी पर लगाया जाता है, यानी कि उनके दोनों पौधों के बीच में कुछ स्पेस होता है, अंतर होता है ना, यानी कि थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है। तो देखते हैं बच्चों, हमारे प्रदेश में जहाँ पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं सिंचाई के समुचित साधन है, वहाँ धान की बुआई रोपण विधि से की जाती है ना बच्चों। वहीं पर रोपण विधि से धान की बुआई की जाती है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्ध हो, है ना। जो पानी की उपलब्धता है बच्चों, वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और सिंचाई यानी आप लोग जानते हैं कि हम सब जब खेतों में जाते हैं तो पानी को किस प्रकार से सिंचाई किया जाता है, यानी कि पानी डाला जाता है खेतों में, है ना। यानी कि पानी देना, पौधों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है बच्चों। तो सिंचाई की समुचित साधन होना चाहिए, वहाँ पर हम धान की बुआई रोपण विधि से की जा सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, उचित दूरी यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, यही रोपण विधि है बच्चों। इस प्रकार से रोपा जाता है ना। आप लोग ये भी सुने होंगे कि धान की जो खेत होती हैं, ठीक है, जहाँ पर धान की फसल उगाए जाते हैं, उन्हें अधिकतर रोपण विधि के द्वारा ही लगाया जाता है। ठीक है, जिसे रोपना कहते हैं या रोपण विधि भी कह सकते हैं। 13.3.5 खाद देना। तो बच्चों, खाद हम क्या करते हैं, खाद डालते हैं, है ना, ताकि वो जो मिट्टी है अधिक उपजाऊ हो और उसके वजह से जो फसल होते हैं बच्चों, वो और भी अच्छे होते हैं, है ना। तो कौन से खाद बहुत अच्छे होंगे हमारे भूमि के लिए, है ना। तो आप सभी खेतों में कौन से खाद बहुत ही लाभप्रद रहेंगे, आप बताएंगे बच्चों। ये आप अपने मन से आप लोग बताइए कि कौन सा खाद उचित होता है और कैसा खाद उचित होता है। तो ये आप लोग एक टिप्पणी के रूप में छोटा लिख कर आप बताएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है कि खाद कैसे बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, खाद बनाया कैसे जाता है, कौन सा खाद उचित होता है हमारे खेतों के लिए, ये आप बताएंगे। और एक होमवर्क आप लोग को यहाँ पर बताया गया था बच्चों, चना मटर टमाटर सब्जियों के बीजों को इस विधि द्वारा बोया जाता है ना। तो किस विधि के द्वारा बोया जाता है बच्चों, इसे भी आप बताएंगे। ठीक है, ये 2 आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको ध्यान से बनाकर लिख कर और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।